टाइमलाइन देखते हैं एक बारी कि सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन की टाइमलाइन क्या है। 1985 का जो मार्च का महीना था, आपको पता था, सीपीएसयू वाला जो हमने डिस्कस करा था, एक बारी प्रॉपर तरीके से आप देख लो कि आपको पता लग जाएगा। मार्च 1985 में हुआ क्या, मिखेल गर्बाचोव का चुनाव होता है। मिखेल गर्बाचोव जीतकर बनता है जनरल सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन, यानी कि जनरल सेक्रेटरी ऑफ सीपीएसयू। ठीक है, वो अपॉइंट करता है बोरिस येल्सिन को। ये पर्सन अभी आएगा, इसको ग्रीन से कर देते हैं। बोरिस येल्सिन को अपॉइंट करता है एज हेड ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी इन मॉस्को, रशिया का ही कैपिटल। ठीक है, और बड़े सारे रिफॉर्म्स इनिशिएट करने की कोशिश करता है। और उन रिफॉर्म्स के नाम क्या थे, यहाँ पर देख लो, बगल में मैं मार्क कर रहा हूँ। पेरिस्ट्रोइका, रीस्ट्रक्चरिंग, और ग्लासनोस्ट मैंने अभी आपको बताया ओपननेस। ये दो रिफॉर्म्स को यूज़ कर लेना, आंसर में भी साइड में दे रखे हैं, 2 मार्कर का क्वेश्चन भी आ सकता है, पता होना चाहिए आपको। ठीक है, 1988 में क्या हुआ, इंडिपेंडेंस मूवमेंट शुरू होती है सबसे पहले लिथुएनिया में, बाद में एस्टोनिया में स्प्रेड होती है, और फिर लैटविया में, यानी कि बेल्टिक रिपब्लिक्स में। इस पॉइंट को मैं ऐसा भी कह सकता हूँ, 1988 में बेल्टिक रिपब्लिक्स में वो फैली। ये डेट, ये मतलब ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको सिर्फ एक टाइमलाइन की झलक दे रहा हूँ कि आपको पता लग जाए बस एक तरीके से। ठीक है, फिर 1989 के अक्टूबर में क्या हुआ, सोवियत यूनियन डिक्लेयर ये करता है कि वॉर्सो पैक्ट के मेंबर्स अब फ्री हैं। अब कोई वॉर्सो पैक्ट जैसी कोई चीज़ नहीं है, दे आर फ्री। अपना फ्यूचर तुम खुद डिसाइड करो। मतलब ये एक ऐसी चीज़ हो गई कि मतलब कैसे समझ रहे वाली लाइन का मतलब, अब तू आज़ाद है, तेरे को छोड़ दिया, अब तेरे को जैसा देखना है जैसा करना है कर। ठीक है, बर्लिन वॉल गिर जाता है नवंबर में। तो बर्लिन वॉल फाइनली गिरती है नवंबर 1989 में। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये हमने वहाँ पर भी करी थी, तो ये आप डेट याद रख सकते हो, 1989 में गिरती है। वैसे तो शुरू में ही गिवन है चैप्टर के, है ना, उधर इंडेक्स पे। 1990 के फरवरी में क्या होता है, गर्बाचोव जो होता है वो सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी को अपने 72 ईयर लॉन्ग, मतलब कहने का मतलब है 72 सालों से जो अपना वो दबदबा उसका कायम था, जो उसी की मोनोपोली थी, कि सोवियत यूनियन का एक पार्लियामेंट था, इसका नाम आ सकता है, देखो डूमा नाम था इसका। ठीक है, प्यूमा से याद रख सकते हो आप, ड्यूमा। ठीक है, डूमा। अब ये अलाउ करा गया कि ये देख रहे हो गर्बाचोव स्ट्रिप, स्ट्रिप का मतलब क्या होता है कि मतलब बिल्कुल कपड़े उतार दिए। ठीक है, तो गर्बाचोव ने कम्युनिस्ट ये क्या कहते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन सीपीएसयू, जिसका 72 सालों से दबदबा था एज द ओनली एंड द सोल पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन, उसको नंगा कर दिया। कहने का मतलब क्या था कि अब मल्टीपल पार्टी सिस्टम लेकर आने की उसने कोशिश करी, देखो लिखा भी हुआ है कि अब सिर्फ वो नहीं रहेगा, उसका दबदबा नहीं रहेगा, अब बेटा इज्जत के कपड़े तुम्हारे उतर चुके हैं, अब मल्टीपल पार्टी सिस्टम आएगा, और अब पता लगेगा कि लोग तुम्हें वोट करते कि नहीं करते। तो सीपीएसयू को कौन चुनाता, लोगों की यही तो डिमांड थी, सारे रिपब्लिक्स में बगावत किस चीज़ की लेकर चल रही थी कि सीपीएसयू को मैं नहीं चुनना। ठीक है, मार्च 1990। ठीक है, लिथुएनिया जो है वो 15 रिपब्लिक्स में से एक ऐसी रिपब्लिक बनता है टू डिक्लेयर इट्स इंडिपेंडेंस। ठीक है, उसने डिक्लेयर करी अपनी इंडिपेंडेंस के नाउ आई एम नॉट पार्ट ऑफ सोवियत यूनियन। ठीक है, जैसे ये वाला पॉइंट था ना, एक अगर आप पॉइंट देखो कि इंडिपेंडेंस मूवमेंट शुरू हो गई थी यहाँ पर, ये 1988 में ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर शुरू हो गई थी लिथुएनिया, एस्टोनिया, लैटविया में। मार्च 1990 में लिथुएनिया ने डिक्लेयर कर दिया कि आई एम इंडिपेंडेंट। ये इंडिपेंडेंस मूवमेंट इसका मतलब कंप्लीट तरीके से ख़त्म हो गई, और लिथुएनिया बिकेम अ सेपरेट कंट्री, इट इज़ नो मोर अ पार्ट ऑफ यूएसएसआर। 1990 के जून महीने में रशिया का जो पार्लियामेंट था, जिसका नाम अभी मैंने आपको बताया डूमा, वो डिक्लेयर कर देता अपनी इंडिपेंडेंस फ्रॉम सोवियत यूनियन, रशिया भी इंडिपेंडेंट डिक्लेयर हो गया। जून 1991 में बोरिस येल्सिन, अब वो कम्युनिस्ट पार्टी का वैसे पार्ट नहीं था, लेकिन ये बनता है रशिया का प्रेसिडेंट। तो हम ये कह सकते हैं ना, यहाँ पर ये लाइन देखो, अब देखो कनेक्शन लाइन, लास्ट लीडर ऑफ सोवियत यूनियन इज मिखेल गर्बाचोव, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ रशिया इज बोरिस येल्सिन। हो गया क्लियर, ये पॉइंट देख रहे हो कनेक्शन, ये देखो आ गया, लिंक बन गया। ऐसे पढ़ना होता है एनसीईआरटीज़ को। ठीक है, अगस्त 1991, अगस्त 1991 में क्या हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी हार्डलाइनर्स जो थे, दे स्टेज ऑन एबॉर्टिव कूप अगेंस्ट गर्बाचोव। ठीक है, कूप हुआ, लेकिन वो कूप सक्सेसफुल नहीं हो पाया, बोरिस येल्सिन ने शांत कर दिया था, याद है ना, अगस्त 1991 में। सितंबर 1991 में क्या हुआ, 3 बेल्टिक रिपब्लिक्स जो थे, यानी कि एस्टोनिया, लैटविया और लिथुएनिया। आप देख रहे हो इतने बार दे रखा होता है, लोग कहते हैं सिर्फ एक ही बार तो दे रखा है एनसीईआरटी में, सिर्फ ये
कहाँ पर? हाँ, सिर्फ ये यहीं तो लिख रखा है और बोल्ड भी नहीं है। अरे ध्यान से पूरी एनसीईआरटी पढ़ोगे, 5 बार 10 बार दे रखा है। देखो यहीं कितनी बार दे रखा है। बाल्टिक रिपब्लिक्स का नाम है एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। ठीक है, ये 3 सेपरेट कंट्री बन गई, यूएन के मेंबर्स बन गए ये तीनों। बाद में इन्होंने नेटो ज्वाइन कर लिया मार्च 2004 में। देख रहे हो, वही वाली बात है कशिश, कोई ना कोई मिल ही जाता है। वक्त बहुत पावरफुल है ना। दिसंबर 1991 रशिया, बेलारस और यूक्रेन। आप हिंदी में अगर देखोगे ना कभी भी हिंदी न्यूज़पेपर में बेलारस, तो वहाँ पर बेलारूस लिखा रहता है। ठीक है, रशिया, बेलारस और यूक्रेन दे डिसाइडेड टू एबॉलिश द 1922 की एक इनकी ट्रीटी थी। देखो ये वाली बात बहुत कम जगह आपको पता लगेगी। 1922 में ट्रीटी साइन करी थी इन्होंने, जिसकी वजह से यूएसएसआर क्रिएट हुआ था। इन्होंने मिलकर साइन करी थी, रशिया, बेलारस और यूक्रेन ने 1922 में, लेट्स क्रिएट यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। इन्होंने बोला नाउ इट इज़ द टाइम टू टर्मिनेट द ट्रीटी। ठीक है, कब बोला? दिसंबर 1991 में। क्रिसमस आने ही वाला है, अगला पॉइंट वही है क्रिसमस का। और इन्होंने इस्टेब्लिश करा कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, ये हमने पढ़ा ना। तो देख रहे हो यहाँ पर टाइमलाइन देख लो, चाहे अंदर से देख लो, बात एक ही है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ा सा शुरू के 3 चैप्टर्स के अंदर यूएसए की हेजीमनी का। एक बारी वो कहानी क्लियर, तो ये वाली बुक आप समझ जाओ, खत्म हो जाती है आपकी। ठीक है, आर्मेनिया, अजरबैजान, मोल्डोवा, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, इन्होंने कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स को ज्वाइन करा। जॉर्जिया ने थोड़े बाद ज्वाइन करा, 2 साल बाद 1993 में। और रशिया ने यूएसएसआर की जो सीट थी पहले, जो यूनाइटेड नेशंस में यूएसएसआर के नाम से सीट थी, उसको रिप्लेस कर दिया। अब यूएसएसआर तो कुछ रह नहीं गया, और यूनाइटेड नेशंस में यूएसएसआर की सीट ली रशिया ने। ये वाला पॉइंट हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास के अंदर। और लास्ट पॉइंट है बिल्कुल टाइमलाइन का, 25 दिसंबर 1991 जब आता है, गर्बाचोव रिजाइन कर देता है एज प्रेसिडेंट ऑफ यूएसएसआर। मतलब ही वॉज द लास्ट प्रेसिडेंट, रिजाइन कर देता है। रिजाइन क्यों कर देता है? वो कुछ रहा ही नहीं, अब सारी पावर, सारी सीटें, पार्लियामेंट, सब कुछ रशिया है। और इस लिहाज से जैसे वो रिजाइन करता है, ख़त्म हो जाता है और कंट्री कॉल्ड एज यूएसएसआर। और इसकी जगह अब आ जाता है वर्ल्ड के अंदर रशिया, और रशिया का पहला प्रेसिडेंट बनकर आता है बोरिस येल्ट्सिन। तो आई थिंक ये वाली चीज़ आपको क्लियर हो गई है। अब चलो बोरिस येल्ट्सिन की कहानी स्टार्ट करते हैं। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के कॉन्सिक्वेंसेज क्या थे? जो कोलैप्स होता है सेकेंड वर्ल्ड का, यानी कि यूएसएसआर का, सोवियत यूनियन का, सोशलिस्ट सिस्टम का ईस्टर्न यूरोप में, इसके बहुत ज़्यादा गहरे प्रभाव देखने को मिलते हैं हमें वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे। ठीक है, अब सबसे पहला चेंज क्या, मतलब 3, वो ये कह रहा है कि लेट अस नोट हियर 3 ब्रॉड काइंड्स ऑफ एंड्यूरिंग चेंजेस जो उसकी वजह से आए। 3 बेसिकली बहुत ब्रॉड लेवल पे चेंजेस आए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला चेंज क्या आया? इसका मतलब ये था, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन का मतलब ये था कि, इसका मतलब ये था कि कोल्ड वॉर अब खत्म हो गया, कोल्ड वॉर की सारी कन्फ्रंटेशन खत्म हो गई। अब कोई भिड़प नहीं है यूएसएसआर और यूएसए के बीच में। ठीक है, जो आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट जो अभी तक चले आ रहा था कि कौन सा सिस्टम बेस्ट है, कैपिटलिज्म बेस्ट है या लिबरल डेमोक्रेसी बेस्ट है, सॉरी कैपिटलिज्म एंड लिबरल डेमोक्रेसी बेस्ट है या फिर सोशलिज्म या कम्युनिज्म बेस्ट है, तो ये कौन जीता ये डिबेट? कौन सी आइडियोलॉजी जीती है डिबेट? कैपिटलिज्म और लिबरल डेमोक्रेसी। ठीक है, तो आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट वेदर सोशलिस्ट सिस्टम क्या ये हरा पाएगी कैपिटलिस्ट सिस्टम को, अब ये कोई इशू नहीं रह गया था। इट वॉज नॉट एन इशू एनी मोर। सिंस दिस डिस्प्यूट हैड एंगेज द मिलिट्री ऑफ द 2 ब्लॉक्स, दोनों ब्लॉक्स की मिलिट्री रहती थी ना आर्म्स रेस करने के लिए, तो जो मैसिव तौर पर जो आर्म्स रेस जो थी और जो न्यूक्लियर वेपन्स की एक्यूमुलेशन जो चल रही थी, इसकी वजह से मिलिट्री ब्लॉक्स एग्जिस्टेंस में आए, जो कि नेटो, सीएटो, सेंटो, वॉर्सो पैक्ट। ठीक है, अब ये कन्फ्रंटेशन ख़त्म हो गई क्योंकि आर्म्स रेस ख़त्म हो गया, और अब वर्ल्ड में इस यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के साथ एक नई होप आई। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ न्यू पीस, आर्म्स ट्रीटी साइन होना शुरू हुई, है ना। सेकेंड मेजर चेंज क्या आया? पावर रिलेशंस जो थे वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर, अब वो चेंज हो गए। अभी तक हम किसकी बात कर रहे थे? वी वर इन द मिडल ऑफ द डिस्प्यूट के बायपोलर वर्ल्ड है, क्या होगा, कौन सी सुपर पावर जीतेगी? तो साफ तौर पे दिख गया कि दुनिया बनने जा रही है अब यूनिपोलर, जिसको हम अगले चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे भी।
पावर रिलेशंस वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर चेंज हो गए, ठीक है। उन आइडियाज़, उन इंस्टीट्यूशंस की जीत हुई, उनका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा रहा जो कि यूएसए के साथ या फिर वेस्टर्न कंट्री के साथ एसोसिएटेड थे। कोल्ड वॉर के ख़त्म होने का ये मतलब था कि वर्ल्ड में अब सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटीज़ थी, दो ही रास्ते सिर्फ बच गए थे। या तो जो सुपर पावर है यानी कि यूएसए, वो डोमिनेट करेगी दुनिया को और यूनिपोलर वर्ल्ड बनाएगी, या फिर डिफरेंट कंट्रीज या फिर ग्रुप ऑफ कंट्रीज साथ में आएंगे और वो इंपॉर्टेंट प्लेयर बनेंगे इंटरनेशनल सिस्टम में। आपको क्या लगता है क्या हुआ? आपको क्या लगता है क्या हुआ? थर्ड चैप्टर बताता है कि यूएसए बना सोल सुपर पावर, फोर्थ चैप्टर बनाता है कि कुछ कुछ इंस्टीट्यूशंस आसियान, ईयू, सार्क, ये सब आए। तो आपको क्या लगता है कि बहुत सारे प्लेयर्स मिलकर वर्ल्ड को कंट्रोल कर रहे हैं या फिर वर्ल्ड एक यूनिपोलर वर्ल्ड है? बताओ क्या लगता है आपको? अभी प्रेजेंट टाइम में 2022 में क्या है? इस टाइम से लेकर अभी तक यूनिपोलर ही है। डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के होने की वजह से कशिश ये नहीं है कि मतलब वो कंट्रोल करने लगे। यूएसए की हेजीमनी को कोई कंट्रोल कर सकता है क्या? चैलेंज कर सकता है क्या? बिल्कुल नहीं कर सकता, ठीक है। तो चैलेंज कर रहा है, हरा नहीं सकता। ऐसे तो रशिया भी कर रहा है, ये कोई पावर थोड़ी ना। वर्ल्ड अब यूनिपोलर ही अभी, ये याद रखना। कोल्ड वॉर ही चल रही है, कोल्ड वॉर 2.0 चल रहा है, ठीक है। देयरफॉर मल्टीपोलर सिस्टम जो है, मल्टीपोलर सिस्टम आता है वेयर नो वन कुड डोमिनेट, ठीक है। ऐसा देखा गया कि कौन सा सिस्टम आएगा, मतलब ये आता है, ये नहीं कह रहा कि मैं आ गया, मल्टीपोलर सिस्टम आएगा या फिर वर्ल्ड बनेगा यूनिपोलर, ठीक है। तो क्या बना वर्ल्ड? फाइनली यूनिपोलर बना, है ना। आज के टाइम में यूएसए इज द सोल सुपर पावर, और एज इट टर्न आउट यूएसए जो है वो सोल सुपर पावर बना, ठीक है। इसका मतलब वर्ल्ड बन गया यूनिपोलर, बैक्ड बाय द पावर एंड प्रेस्टीज ऑफ द यूएसए। जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी वो डोमिनेंट इकोनॉमिक सिस्टम बना इंटरनेशनली। कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी के बेसिस पर नए नए इंस्टीट्यूशंस उभर कर आए वर्ल्ड में। सारी कंट्रियां इनके पावर स्ट्रक्चर से बिल्कुल वाकिफ़ थी, और वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल एडवाइजर इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एडवाइजर्स बने सारी कंट्री के। इन्होंने लोन देना शुरू करा कंट्रीज़ को कि कंट्रीज़ अपना पॉलिटिकल स्ट्रक्चर शिफ्ट कर सकें टुवर्ड्स कैपिटलिज्म। जैसे इंडिया को जब एलपीजी रिफॉर्म्स आते हैं, कशिश मैंने आपको भी बताया था यूपीएससी की क्लासेस में, जब $7 बिलियन का अमाउंट दिया था, जब हम बैंकरप्ट हो गए थे, पूरी तरीके से पैसा नहीं रह गया था, तो 1991 में जो हमारे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के जो रिफॉर्म्स आते हैं, इंडिया जाता है ना आईएमएफ और डब्ल्यूटीओ, ये वर्ल्ड बैंक के पास, तो $7 बिलियन का में लोन मिलता है। लोन तो मिल जाता है, शर्त पे भी मिलता है, याद है, कि अपनी इकॉनमी को तुम ओपन करोगे वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए, ग्लोबलाइज करोगे। ये शर्त क्या थी? इसका मतलब कैपिटलिज्म और लिबरल डेमोक्रेसी की आइडियोलॉजी को जितवाना है। डेवलपिंग कंट्री, एलडीसी कंट्री, जैसे उस टाइम पे इंडिया डेवलपिंग थी, पुअर कंट्री थी एक तरीके से, पुअर तो नहीं कहेंगे 1991 में, मतलब एक तरीके से इंडिया को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी। इट वॉज अ डेवलपिंग कंट्री, अंडर डेवलप कंट्री थी थोड़ी सी, तो डेवलपिंग से थोड़ा सा लेवल उसका नीचे था, एलडीसी से थोड़ा सा ऊपर, डेवलपिंग से थोड़ा सा नीचे। लेकिन मजबूरी का फ़ायदा तो उठाया ना, ये तो बोला ना कि ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ोगे तभी हम तुम्हें हेल्प देंगे। तो पॉलिटिकली ये जो नोशन था, ये जो आइडिया था लिबरल डेमोक्रेसी का, ये इमर्ज होकर आया कि दिस नोशन इज द बेस्ट वे टू ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल लाइफ। मतलब कैपिटलिज्म एंड लिबरल डेमोक्रेसी आर बेस्ट आइडियोलॉजीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। थर्ड क्या चेंज आया? थर्ड ये आया कि सोवियत ब्लॉक जो था वो ख़त्म हो गया और नई नई कंट्रीज इमर्ज होकर आई। मतलब कहने का मतलब क्या था, यूएसएसआर जो टूटा, इससे जो भी कंट्रीज इमर्ज होकर आई जो अभी तक इसका पार्ट थे, वर्ल्ड में वो अभी तक रिपब्लिक्स थे इसके, अब वो सेपरेट कंट्री बनकर आए। ये सारी की सारी जो कंट्रीज़ थी, इनके खुद के इंडिपेंडेंट एस्पिरेशंस थे, इंडिपेंडेंट चॉइसेस थी। इनमें से कुछ स्पेशली बेल्टिक रिपब्लिक्स और ईस्ट यूरोपियन स्टेट जो थे वो ईयू को ज्वाइन करना चाहते थे और वो नेटो का पार्ट बन गए। यूरोपियन यूनियन, मैं बताऊंगा यूरोपियन यूनियन क्या है, और वो नेटो का पार्ट बन गए। सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज़ थी, वही अज़रबैजान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज़ थी वो क्या कहते हैं, एडवांटेज लेना चाहती थी सिचुएशन का। दे वांटेड टू टेक एडवांटेज किसका? अपनी खुद की जोग्राफिकल लोकेशन का। और इसके चलते उन्होंने रशिया के साथ क्लोज रिलेशन स्टैब्लिश करे और एज वेल एज वेस्ट के साथ भी रिलेशन स्टैब्लिश करे, यूएसए के साथ, चाइना के साथ और दूसरी कंट्रीज़ के साथ। उन्होंने किसी से बिगाड़ी नहीं, सबके साथ बैलेंस करके चले। इंटरनेशनल सिस्टम में नए नए प्लेयर्स इमर्ज होकर आए, हर किसी की एक सेपरेट आइडेंटिटी थी, खुद का इंटरेस्ट था, खुद की इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डिफ़िकल्टीज़ थी, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले जिस लीडर के बारे में हमारी डिस्कशन होने वाली है, हम उसके बारे में पता लगाते हैं, जिसका नाम था बोरिस येल्त्सिन।
बोरिस येल्टसिन वॉज द फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। आ गई ना ये वाली बात, देखो गर्बाचोव लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसएसआर, फर्स्ट प्रेसिडेंट रशिया का ये बोरिस येल्टसिन 1991 से, क्योंकि 25 दिसंबर 1991 को वो टूटा था यूएसएसआर, 1999 तक ये प्रेसिडेंट रहा, ऑलमोस्ट 10 साल तक आपको दिख रहा है, ठीक है। ये पावर में राइज होता है कम्युनिस्ट पार्टी के अंतर्गत, है ना, जब वो थी सीपीएसयू, उसका अभी हमने टाइमलाइन में देखा था ना, इसको क्या बनाया गया था, यहाँ पर देखो सेकेंड, ये पहला पॉइंट, बोरिस येल्टसिन वॉज अपॉइंटेड एज हेड ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी। जैसे ही मिखाइल गोर्बाचोव प्रेसिडेंट बनता है तो ये हेड बन जाता है। ही वॉज मेड द मेयर ऑफ द मॉस्को बाय गोर्बाचोव, गोर्बाचोव प्रेसिडेंट था, उसको मेयर बनाया मॉस्को का। लेटर इसने उन क्रिटिसाइजर को ज्वाइन करा था चोरी छुपके से, जो कि गोर्बाचोव को क्रिटिसाइज करते थे। बाद में कम्युनिस्ट पार्टी इसने छोड़ दी, इसने सोवियत यूनियन के खिलाफ जो प्रोटेस्ट चल रहे थे उसको ज्वाइन करा। इसका मतलब देख रहे हो शकुनी है एक तरीके से ये, और इसने की रोल प्ले करा यूएसएसआर को डिसॉल्व करने के लिए, ठीक है। ही ब्लेम्ड फॉर हार्डशिप सफर्ड बाय द रशियंस, मतलब इसको ब्लेम लगाया जाता है कि रशियंस को जितनी मतलब दिक्कतें हुई यूएसएसआर जब टूट रहा था, और स्पेसिफिकली जब वो ट्रांसफॉर्म हो रहा था फ्रॉम कम्युनिज्म टू कैपिटलिज्म, तो इसकी वजह से सब कुछ हुआ, इसकी रणनीति, इसकी षड्यंत्र थी वो, ठीक है, ये सब है। तो इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं इस शकुनी मामा जो कि बोरिस येल्टसिन है। नेक्स्ट टॉपिक अपना शॉक थेरेपी, ठीक है, इसको हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।